क्या बच्चों, अब हम लेके आ गए हैं एक नया पार्ट, लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, रिफ्रैक्शन होता क्या है? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। भाई ऑब्लिकली का मतलब होता है तिरछा। ध्यान से एक चीज समझना, देखो भाई हमने ना यूं देखा कि रिफ्लेक्शन जो हमारा पहला पार्ट था उसमें ऐसे लाइट आ रही थी और ऐसे लाइट आके बाउंस बैक करके ऐसे जा रही थी। ठीक है मेरे भाई, मीडियम क्रॉस नहीं हो रहा था, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर रही थी। बट अब रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा? रिफ्रैक्शन के केस में लाइट बेंड कर जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट ऐसे आई तो हो सकता है ऐसे चली जाए, या हो सकता है लाइट ऐसे आई, हो सकता है ऐसे चली जाए। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें अब बेंडिंग आ गई। मतलब देखो हिसाब से तो लाइट ऐसे आ रही थी तो ऐसे लग रहा था कि सीधी सीधी जानी चाहिए थी, बट वो इधर मुड़ गई तो बेंड हो गई। ऐसे लग रहा था इस हिसाब से कि लाइट ऐसे तो ऐसे जानी चाहिए थी, बट इधर मुड़ गई। तो इसी को बोलते हैं लाइट का बेंड हो जाना, और इसमें मीडियम चेंज हो रहे थे। अब सबसे पहले आप यूं पूछोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, कोज क्या है इसका? तो भाई इसका कोज है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। ये एक अलग मीडियम था, लेट अस सपोज दैट ये आपका एयर था और ये आपका ग्लास था। तो जब डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, डिफरेंट मीडियम्स इन द सेंस मतलब रेयरर और डेंसर। रेयर और डेंसर को कैसे समझोगे? ध्यान से समझो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आप जिस भी रूम में हो, उस रूम में अगर 10 आदमी हैं और उसको कंपेयर करो उस रूम में जिसमें एक भी आदमी नहीं है, तो भाई कौन सा डेंसर हो जाएगा? जिसमें 10 आदमी है। 10 आदमी हो जाएंगे तो उसमें आपके हर एक के जो हिस्से में आएगा वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा आएगा। बट जिसमें मान लो एक ही आदमी है तो उसके हिस्से में तो पूरा ही कमरा आ गया। तो इसी को कंपेयर करते हैं रेयरर और डेंसर। तो जिसमें ज्यादा भीड़ है वो डेंसर और इसमें कम भीड़ है वो रेयरर। ठीक है मेरे भाई, तो जब इसने बोला है कि लाइट की स्पीड अलग अलग होती है डिफरेंट मीडियम्स में, तो इस मीडियम में अलग रही होगी, इस मीडियम में अलग रही होगी, इसी वजह से ये बेंडिंग हो जाती है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है मेरे भाई, इसके जो आप एग्जांपल्स देखते हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको नजर आते हैं, इसमें बोला है कि बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हाइयर। भाई आपने देखा मस्त स्विमिंग पूल है, आपने सोचा यार अभी जंप मारता हूं, और जैसे ही आपने जंप मारी तो जंप मारने के बाद आपको तो लगा था भाई यहीं तक है उसकी डेप्थ, बट आपने देखा है तो बड़ा गहरा है भाई। तो भाई वो आपको लग रहा था उसका बेस ऊपर आया हुआ था, आपको लग रहा था कि जो उसका बॉटम है वो ऊपर आया हुआ था, मतलब उसमें आपकी उसको जो स्विमिंग पूल की है वो रियल हाइट आपको नहीं पता चल रही थी, वो झूठी हाइट नजर आ रही थी, वो ऊपर हुआ था। ठीक है, तो भाई और कुछ लेमन प्लेस्ड इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स बिगर। आपने एक नींबू रख रखे हैं तो थोड़े से बड़े साइज के नजर आएंगे अब कंपेयर टू उनके रियल साइज के। पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। ध्यान देना, जैसे मैंने एक पेंसिल रखी हुई थी, रियल पोजीशन इसकी ऐसे है, सच्चाई में तो पेंसिल ऐसे है, बट आपको जब नजर आएगी वो थोड़ी सी बेंड हुई नजर आएगी और थोड़ी सी ऊपर नजर आएगी। देखो इसी से रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटी है, उसमें हमें क्या बोल रखा है कि भाई आपको ना एक ऊपर से देखना है और एक पोजीशन सेट कर लेनी है। अब नीचे गिरा रखा है एक सिक्का, कॉइन गिरा रखा है, और आपने एक ही एंगल से देख रहे हो, और एक ही एंगल से आपको एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करनी है कि आप जिधर हाथ देख रहे हो और उधर ही हाथ मार के सीधा कॉइन को उठा लो। तो आप देखोगे आप ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस कॉइन की आपको सच्चाई वाली पोजीशन नहीं दिख रही, वो आपको झूठी पोजीशन दिख रही होगी, अपेरेंट पोजीशन दिख रही होगी। वो कैसे होगा अब हम थोड़े से आगे जब जाएंगे मैं आपको समझाऊंगा कि दोनों केसेस अलग अलग, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर में अलग अलग केस कैसे बनते हैं। ठीक है मेरे भाई, लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। जब हम ग्लास स्लैब से देखते हैं तो उसके लेटर्स थोड़े से रेज्ड ऊपर की तरफ हुए दिखते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। ठीक है, देखो बच्चों आप समझेंगे कि ये रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, बेंडिंग किस केस में कैसी हो रही है, ध्यान से समझो। भाई सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक डेंसर मीडियम होता है, एक रेयर मीडियम। ऑप्टिकल, और जिससे भी जिस वर्ड के साथ भी ऑप्टिक्स जुड़ जाए वो लाइट से रिलेटेड होती है। तो डेंसर मीडियम कौन सा होता है? जिसमें ज्यादा वैल्यू हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रेयर मीडियम कौन सा होता है? जिसमें लो वैल्यू हो, कम वैल्यू हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हालांकि थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप समझो, मैं आपको रिलेट करा के समझाता हूं, ध्यान से समझना भाई। देखो मेरे भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं ये आपका सरफेस है, ये मैंने क्या माना? सरफेस आपका, ये मैंने सरफेस मान लिया। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान देना, इस सरफेस पे मान लो आपकी कोई इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे आई। अब आपको पता है इंसिडेंट रे जो ये सरफेस है, इस सरफेस पे जिस इंसिडेंट रे ने जहां पर काटा वहां पर परपेंडिकुलर बनता है नॉर्मल, जिसे आप बोलते हो। तो मैंने यहां पर बना लिया नॉर्मल,
नॉर्मल आपको डॉटेड वे में बनाना है, ठीक है। डॉटेड में बन गया, देखो ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। यहां तक समझ में आया? ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से एक चीज समझना, देखो अब होना क्या चाहिए था हिसाब से, ये आपकी जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आपकी ऐसे जानी चाहिए थी हिसाब से। तो अगर मैं जिस हिसाब से स्ट्रेट जाती है इंसिडेंट रे, तो इस हिसाब से तो ऐसे जानी चाहिए थी आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है मेरे भाई। अब होता क्या है, दो टाइप के केस बनते हैं। एक केस ये बनता है जिसमें ये वाला मीडियम डेंसर होता है और दूसरे वाला रेयरर होता है। मतलब ये आपस के कंपेयर में एक ज्यादा डेंसर होगा, एक ज्यादा रेयरर होगा। देखो आपस के में मैंने क्या बोला, जैसे आप इसको एक उसी कमरे वाले एग्जांपल से समझना। जैसे मैंने बोला कि एक कमरे में सिर्फ एक ही बंदा बैठा है और एक कमरे में 10 बंदे बैठे हैं, तो जब 10 बंदे बैठेंगे तो एक के कंपेयर में वो डेंसर हो जाएंगे। बट अब एक में 10 बैठे हैं और एक उसी कमरे में 20 बैठे हैं, तो 10 वाला रेयरर हो जाएगा कंपैरिजन टू 20 वाले के। तो ये रेफरेंस का खेल है, मैं किसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूं उस हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है मेरे भाई। तो अब एक केस तो मैंने बना दिया डेंसर टू रेयरर। अब देखो इसको दूसरे में समझना, दूसरे वाले केस में समझना। ये वही मैंने सरफेस बना दिया, ठीक है मेरे भाई। ये आपके इसमें भी वही इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल बना दिया है मैंने। इसमें भी हिसाब से तो ऐसे ये सीधी जा रही थी, ऐसे ऐसे जानी चाहिए, हिसाब से ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से समझना होता क्या है, उसमें आप मीडियम ले लो, ऊपर वाला ले लो रेयरर मीडियम और नीचे वाला लो डेंसर मीडियम। अब ध्यान से समझेंगे, देखो मेरे भाई। अब एक चीज समझना, ये है डेंसर, ये है रेयरर। रेयरर को हम रिलेट करेंगे, रेयरर मतलब आजादी। मान लो आप स्कूल में जा रहे हो और स्कूल में आपको उसमें पानी पी के आना है, और उस पानी पी के आने में कोई भी आपका फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, कोई भी टीचर नहीं खड़ा, कोई प्रिंसिपल कोई भी नहीं खड़ा। रेयरर मतलब आजादी। क्या है? आजादी। तो देखो स्टैंडर्डाइज क्या है, स्टैंडर्डाइज क्या है कि आपको ये हमें नॉर्मल से कंपेयर करना है, नॉर्मल से कंपेयर करना है, नॉर्मल की रेफरेंस में बात करनी है। अब देखो डेंसर से रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम और ये आपका रेयरर मीडियम। यहां से सख्ताई डेंसर मतलब सख्ताई, वहां से स्ट्रिक्टनेस से रेयरर मतलब आजादी मिली है। अगर आपको आजादी मिलेगी तो आप कभी भी नॉर्मल की तरफ नहीं जाओगे। ध्यान से समझना, देखो इसको ध्यान से समझो। देखो आप यहां से यहां ऐसे आ रहे हो, तो आप हिसाब से तो ऐसे जानी चाहिए। अगर आप इधर चले गए तो आप नॉर्मल की तरफ चले गए, बट अगर आप इस लाइन के इधर हो गए तो आप नॉर्मल से अवे होगे। दोबारा से समझना, ये रे आपकी ऐसी आ रही है, हिसाब से तो ऐसे। अब यहां पर हो सकता है आप इधर चले जाओ, हो सकता है आप इधर चले जाओ। इधर कब जाओगे? जब नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल कब जाओगे? जब स्ट्रिक्टनेस होगी। और अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाओगे कब? जब आजादी होगी। तो अब ध्यान से देखना, आप डेंसर टू रेयरर मीडियम में आ रहे हो, तो मतलब अब आपको क्या मिल रही है? आजादी मिल रही है। और आजादी में कोई नॉर्मल की तरफ नहीं जाता, वो घूमेगा, अवे भाग जाएगा। जैसे तुम्हें भी मैंने बोला है कि अगर तुम्हें, जैसे ये तुम्हारी क्लास है और ये तुम्हारा वॉशरूम है, तो तुम ऐसे तो कभी भी नहीं जाओगे सीधे सीधे तरीके से। अगर उसमें वहां पर कोई भी आपका फिजिकल एजुकेशन का टीचर प्रिंसिपल हॉल में जो आपका कॉरिडोर है उसमें कोई नहीं खड़ा, तो आप कहाँ जाओगे? घूम के जाओगे, है ना। तो ऐसा ही इसके साथ होता है, जब डेंसर टू रेयरर मीडियम हो, इसको आजादी मिल जाती है, तो कभी भी ये आपका नॉर्मल, ये कभी भी नॉर्मल की तरफ नहीं जाता। देखो मैंने बता दिया, इधर चला गया तो टुवर्ड्स नॉर्मल, उधर गया तो वो जनरली ऐसे चला जाता है, ठीक है मेरे भाई। अब दूसरे केस में देखना, रेयरर टू डेंसर, उसको आजादी मिली थी, अब होगी स्ट्रिक्टनेस। स्ट्रिक्टनेस में अब वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो देखो इधर चला गया तो टुवर्ड्स नॉर्मल, उधर चला गया तो अवे, तो अब जाएगा वो टुवर्ड्स नॉर्मल। तो समझ में आ गया मेरे भाई। तो अगर मैं बोलूं डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर में आप जाते हो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चले जाते हो। और वहीं अगर मैं बात करूं रेयरर टू डेंसर, तो उसमें आप जाते हो टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है मेरे भाई। कोई भी चीज रटनी नहीं है, सारी चीज समझते हुए चलनी है। इसी कारण जो मैं कह रहा था कि आपको जो सारी चीजें नजर आ रही थी, जैसे आपने हाथ मारा और उसी से एक ही एंगल से, बट आप उस पर नहीं टच कर पाए, क्यों? क्योंकि वो झूठी पोजीशन थी, उसकी अपेरेंट पोजीशन वाज डिफरेंट फ्रॉम द रियल पोजीशन, ठीक है मेरे भाई। तो इसी कारण था, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब का मतलब होता है भाई क्यूबॉइडल शेप में, आपने देखी होगी, कांच की होती है, ग्लास की स्लैब,
स्लैब भाई। अब उस स्लैब से सिल्ली, जिसे बोलते हैं ग्लास की सिल्ली, कांच की सिल्ली, अब ध्यान से देखना, इसमें से आपको रिफ्रैक्शन देखना है कैसे होती है भाई। हमने माना कि देखो बाहर तो हवा है तो एयर, अंदर है ग्लास कांच, और फिर बाहर फिर हवा है। तो अब आप देखोगे तो आपके हिसाब से अगर मैं एयर की बात करूं, एयर और ग्लास को कंपेयर करूं, तो एयर एक रेयरर मीडियम है, ग्लास एक डेंसर मीडियम है। और वहीं ग्लास और एयर को कंपेयर करूं तो ग्लास डेंसर मीडियम और एयर रेयरर मीडियम है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से समझना। देखो होता क्या है, जैसे मान लो मैंने एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है मेरे भाई, एक इंसिडेंट रे आई। अब आपको मैंने बताया था कि सरफेस पे परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर आपने बना दिया नॉर्मल, ये आपने बना दिया नॉर्मल। अब ध्यान से समझना, अब हिसाब से तो ये ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, बट आपको पता है ये रेयरर टू डेंसर है। रेयरर टू डेंसर में वो कहां जाती है? टूवर्ड्स नॉर्मल जाती है। कहां जाती है? टूवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल मतलब इधर हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर हो जाएगी। तो टूवर्ड्स नॉर्मल के केस में ये गई अब इधर। तो अब एक चीज समझना सबसे पहले तो, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो अगर मैं बात करूं, ये ए बोलता हूं, ये मैं बी बोलता हूं, तो ए बी क्या आपकी? ए बी आपकी इंसिडेंट रे है। क्या आपकी? इंसिडेंट रे। ठीक है मेरे भाई, यहां से बात करते हैं बी, और ये इसको मान लेते हैं सी, तो बी सी आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। देखो रिफ्रैक्टेड बोल रहा हूं, रिफ्लेक्टेड नहीं बोल रहा। बेंडिंग ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं, ये जो आपका एंगल होगा इसको मैंने आई से रिप्रेजेंट करा। एंगल आई का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है मेरे भाई। और देखो नॉर्मल के साथ होते हैं सारे एंगल वेंगल। ये आपका एंगल क्या है? एंगल आर। एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फ्रैक्शन, देखो बेंडिंग हो रही है तो फ्रैक्शन बोल रहा हूं। यहां तक क्लियर हो गया? अब आप इसे देखते हैं, देखो अब ये इस पे टकराई तो फिर यहां पे नॉर्मल बनेगा, ये बन गया आपका नॉर्मल, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब ध्यान देना, ये हिसाब से तो ऐसे जानी चाहिए थी ना, ऐसे आ रही है तो ऐसे जानी चाहिए थी हिसाब से, बट अब ये कैसा में है? ये डेंसर टू रेयरर है। डेंसर टू रेयरर का मतलब होता है उसको अब आजादी मिल गई तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। इधर मतलब टूवर्ड्स, उधर मतलब अवे, तो अब ये गई इधर, ठीक है मेरे भाई। अब आप एक चीज को देखना, ध्यान से देखना। अच्छा यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं, सी से डी की बात करता हूं, देखो ए से बी इंसिडेंट रे, बी से सी रिफ्रैक्टेड रे, सी से डी आपकी इमर्जेंट रे है। सी से डी इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे मतलब एक रे जो अंदर गई और फिर बाहर आई, तो उसको बोलेंगे ना इमर्ज आउट हुई, तो इमर्जेंट रे हुई। अब एक चीज आप ध्यान से देखना। अच्छा वहीं एक बार एंगल फिर से देख लेते हैं। देखो ये इसके और इसके कंपैरिजन में ये इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है मेरे भाई। इसको देखो नॉर्मल के साथ ये कहां है? ये नॉर्मल है, और ये जो एंगल आया नॉर्मल के साथ, ये फिर एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। देखो इस सरफेस के कंपैरिजन में तो ये इंसिडेंट होगी और जो बाहर आई वो रिफ्रैक्टेड होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके कंपैरिजन में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक हो गया। रे की बात कर ली, ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड, ये इमर्जेंट। अब ना यू देखा गया, क्या देखा गया मेरे भाई, कि जो इंसिडेंट रे आई थी स्टार्टिंग में, अगर आप उसको एक्सटेंड करोगे, सीधा सीधा एक्सटेंड करोगे, तो यू देखा गया मेरे भाई वो उसके पैरेलल जा रही थी। किसके पैरेलल जा रही थी? इमर्जेंट रे के। जो इंसिडेंट रे जिस दिशा में पड़ी थी, अगर आप उसको सीधा 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 एक्सटेंड करो तो वो मेरे भाई पैरेलल जा रही थी इमर्जेंट रे के। वो पैरेलल जा रही है इमर्जेंट रे के। तो यही आपकी ऑब्जर्वेशन थी। अब देखो हिसाब से तो ये इंसिडेंट रे ऐसी थी, हिसाब से तो ऐसे ऐसे सीधी निकलनी थी, बट वो इधर निकली, तो इसको बोलते हैं कि भाई वो थोड़ी सी डिस्प्लेस होगी। तो इसको डी से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेस हो जाना, अपने रास्ते से डिस्प्लेस होगी, अपने रास्ते से इधर उधर होगी, भटक गई, तो इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है मेरे भाई। यहां तक समझ में आया? अब देखो द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट
at the opposite parallel faces of rectangular glass slab is equal and opposite, so the ray emerges parallel to incident ray. अगर तुमसे पूछे कि भाई ये जो इंसिडेंट रे पड़ी थी अगर वो सीधी सीधी जाती तो ये इसके पैरेलल क्यों आई है? पैरेलल इसलिए आई है मेरे भाई क्योंकि जो यहां से देखो बेंडिंग हुई थी, एयर और ग्लास पे जो बेंडिंग हुई थी और जो ग्लास और एयर पे जो बेंडिंग हुई है वो इक्वल एंड अपोजिट बेंडिंग हुई है, वो बराबर बेंडिंग हुई है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल देखो ये रे ऐसे आ रही थी तो इस मीडियम से इस मीडियम पे अगर उसको इतना टेढ़ा कर दिया ना तो फिर इधर जाने पे उसको वापस से उतना ही अपोजिट में कर दिया तो वो पैरेलल होगी। ठीक है मेरे भाई। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हुई वो क्यों हुई? सबसे पहली चीज तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हुई, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों? मैंने बोला कि भाई ये क्या है, डेंसर कंपेयर टू एयर, तो इस वजह से। दूसरी चीज थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, आपकी जो ग्लास स्लैब है, ग्लास की स्लैब है वो कितनी थिक होगी, कितनी मोटी होगी, उस पर भी डिपेंड करेगी कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। आई होप आपको ये क्लियर है। फिर आगे चलते हैं भाई। ठीक है, देखते हैं भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, अब ऐसे ही आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। सबसे पहले द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल्स टू द इंटरफेस ऑफ ट्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। भाई मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल मीडिया। देखो इसने बोला है कि जो इंसिडेंट रे थी, रिफ्रैक्टेड थी और जो नॉर्मल थी वो एक ही प्लेन पे लाई करेगी। प्लेन मतलब एक फ्लैट सरफेस पे लाई करेगी। ठीक है भाई। दूसरा है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए। तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि साइन आई बाय साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहता है। आई क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई बाय साइन आर आप करोगे तो एक फिक्स वैल्यू आएगी, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब कोई गिवन पेयर, एक जोड़ा दे रखा है आपको मीडियम्स का, तो उसके पर्टिकुलरली केस बात करें उस स्पेसिफिक कलर के लिए लाइट के, तो आपको वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगी। साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है भाई, पढ़े ना साइन कॉस टेन। ठीक है, तो साइन एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये आपका स्नेल्स लॉ, अगर एग्जाम में आए तो डायरेक्टली ये लिख लेना। ठीक है भाई, आगे देखते हैं नया टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। भाई सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एन से रिप्रेजेंट होता है। ये कैसे निकलता है? जैसे मेरे को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम, मतलब एम मीडियम में निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो कैसे निकलेगा? आपको रेशियो लेनी पड़ती है। रेशियो मतलब आपको डिवाइड करना पड़ता है किसको? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय या फिर वैक्यूम को डिवाइड करना है किससे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी उस मीडियम में उस पर्टिकुलर में उस स्पीड ऑफ लाइट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले ध्यान से समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है तो सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो मैं पुट करूंगा। और फिर v इंटू में g, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी? लाइट की। किस में? उस मीडियम में। किसकी बात करी है मैंने? ग्लास में। तो लाइट की स्पीड उस ग्लास के अंदर जो होगी वो मैं यहां पे पुट करूंगा, तो मेरा आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली हमने ये जाना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से कंपेयर करते हैं, हमारे जो भी मीडियम होता है, जिस भी मीडियम की हम बात कर रहे थे उसको कंपेयर करते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी और दो क्वांटिटीज को आपको कंपेयर करना हो एक्सेप्ट एयर या वैक्यूम, तो ध्यान से समझना। अगर मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 1 2, इसका मतलब होता है, इसको रीड कैसे करोगे? इसको रीड करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, ऐसे रीड होगा। फिर अगर मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 1, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 जिसके बारे में बात की वो ऊपर लिखा गया, विद रिस्पेक्ट टू वाला नीचे लिखा गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय 2 आ गया। अब आपको पता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C बाय V, तो C बाय V लगाया, V कौन से वाला? इसका 1 मीडियम वाला, तो 1 मीडियम में। इसके में भी C बाय V लगाया, V कौन से वाला? 2 मीडियम वाला, 2 मीडियम वाला। अब C से C कट गया तो ये ऊपर आ गया V2 बाय V1। अब देखो ये काटना भी देख लो, किसी को इसमें भी दिक्कत होगी तो ध्यान से देखो एक बार, C बाय V1
डिवाइडेड बाय सी बाई वी टू। भाई बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से ध्यान से देखना, बच्चे क्या पढ़ेंगे इसे, सी बाई वी वन डिवाइडेड बाय सी बाय वी टू। तो आपको पता है कि भाई मेरे भाई डिवाइड का जब मल्टीप्लाई करते हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो वी टू बाय सी, तो सी से सी कट गया तो वी टू बाई वी वन आ गया। तो इससे एक चीज समझ में आई कि अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखाना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 आएगा। बट जो वेलोसिटीज आएंगी वो उल्टी आती हैं कि मतलब 2 की के में 1 आती है वेलोसिटी और 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में के सामने 2 की आती है। ठीक है मेरे भाई, ये चीज समझ में होगी। अच्छा भाई अब देखो किस थोड़े बहुत एग्जांपल्स दे रखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, आपको मेमोराइज नहीं करने बट फिर भी मैंने दिखा दिए ताकि आप एक इमेजिन कर पाओ। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003, वाटर का है 1.33, क्राउन ग्लास का है 1.52, डायमंड का है 2.42 और केरोसिन का है 1.44। अब एक चीज समझना, आप ना मास डेंसिटी के हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि ध्यान देना, आपको पता है कि हालांकि देखने में तो केरोसिन की क्या है, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आ रहा है किससे, वाटर से। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आ रहा है वाटर से, बट केरोसिन ऑयल अगर आप वाटर के ऊपर करोगे तो वो उस पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा इन द सेंस उसकी मास डेंसिटी क्या है, कम। उसकी केरोसिन की मास डेंसिटी तो कम है बट ऑप्टिकल डेंसिटी जो लाइट वाली डेंसिटी होती है वो होती है ज्यादा। तो आप मास डेंसिटी के हिसाब से जजमेंटल नहीं हो सकते। ठीक है मेरे भाई, यहां तक हो गया। तो यही चीज लिखी हुई है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी। एग्जांपल, केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई स्फेरिकल लेंस पे। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व्ड। भाई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके आर पार आप देख सकते हो, जिसके दो सरफेसेस हैं। अब वो दो सरफेसेस में मिनिमम उसने बोला है या तो एक या दोनों सरफेसेस कर्व्ड हो। तो ध्यान से देखना, आपके इसमें क्या क्या बन सकते हैं। देखो, हो सकता है दोनों तरफ ही कन्वेक्स हो तो उसको आप कन्वेक्स बोलते हो या बाइकन्वेक्स बोलते हो सकता है कनकेव हो तो इधर भी कनकेव तो इसको बाइकनकेव या सिंपली कनकेव बोलते हो। देखो आपको पढ़ना है सिर्फ ये दोनों, बट और क्या है होने में, तो देखो हो सकता है एक तरफ प्लेन हो और प्लेन के साथ फिर एक तरफ कन्वेक्स हो तो प्लेनो कन्वेक्स, एक तरफ प्लेन हो और एक तरफ कनकेव हो तो प्लेनो कनकेव, बट ये आपको नहीं पढ़ने। अब ध्यान देना, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में फर्क क्या है। देखो ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है। अगर आप ध्यान से देखोगे कन्वेक्स लेंस को तो ये थिन है फ्रॉम कॉर्नर्स। देखो ये कॉर्नर रहा, ये कॉर्नर रहा, ये कॉर्नर्स पे थिन है, पतला है। और इसको देखोगे सेंटर पे देखोगे तो सेंटर से थिक है, कॉर्नर से थिन है। ठीक है मेरे भाई, वहीं कनकेव को देखोगे तो कनकेव कॉर्नर से तो थिक है बट सेंटर से थिन है। ठीक है मेरे भाई, अब एक और चीज लिखी हुई है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। ध्यान से समझना, कन्वर्जिंग क्या होता है। कन्वर्जिंग मतलब होता है कि बहुत सारी लाइट आ रही है, जैसे ये सारी लाइट रेज आ रही हैं, अब इनको मैं इकट्ठा कर दूं तो इसको बोलते हैं कन्वर्ज कर देना, इकट्ठा एकत्रित कर देना। और वहीं दूसरे केस में होता है डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैला देना। जैसे लाइट रे ऐसे आ रही है तो अब इसको फैला देना, फैलाना का मतलब क्या होता है कि फैला दिया गया उसको। ठीक है, तो वो होता है डाइवर्जिंग। अब आपको कैसे ये याद हो, तो देखो इसके लिए भी अपने पास ट्रिक है। देखो एक चीज देखना, आपने मिरर के केस में देखा होगा, मिरर में जो आपने मिरर कनकेव मिरर में बनाए थे, कनकेव मिरर में आपने बनाए थे, तो कनकेव मिरर आपका कैसा था, कनकेव मिरर ऐसा था आपका। तो उसमें आपने देखा था कि आपकी जो सारी इमेज बनी थी वो यहां पर बनी थी, लगभग यहां पर 5 यहां पे बनी थी, 1 यहां पे बनी थी। तो कनकेव में जर्नली हमने कन्वर्ज करा था, कनकेव में हमने जर्नली कन्वर्ज करा था। आपको वो चीज याद होगी, देखो उससे रिलेट हो जाएगा। देखो आपको पता है कि जो इनफाइनाइट से आई थी वो फोकस पे कन्वर्ज कर दी थी, इनफाइनाइट से आई थी जो फोकस पे कन्वर्ज कर दी थी, जिसका एग्जांपल भी मैंने सोलर कुकर में भी यूज करवाया था कि सोलर कुकर में भी कनकेव मिरर यूज हुआ हुआ है। लाइट इनफाइनाइट से आई, वो उसने कन्वर्ज कर दी एक ही पॉइंट पे, इसी वजह से वो खाना गर्म हो गया, तो कन्वर्ज कर दी ना। तो आप याद करोगे कनकेव मिरर में
कन्वर्ज हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, इकट्ठी कर दी एक पॉइंट पे। आगे हेडलाइटों पे भी लगी हुई थी, वो इसलिए लगी हुई थी ना कि वो सारी लाइट इकट्ठी होके आगे दिखे। अगर वो फैल जाती तो आपको ढंग से दिख ही नहीं पाता आगे रोड पे क्या है। तो इसीलिए आप रिलेट करोगे कनकेव मिरर को किससे? कन्वर्जिंग से। देखो भाई ट्रिक सबको चाहिए होती है, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे, वहां भूल जाओगे किसका क्या है। तो आपने रिलेट कर लिया कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग से। अब मेरे भाई कनकेव मिरर अगर कन्वर्जिंग है तो कन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग हो जाएगा। अब अगर इसका मिरर कन्वर्जिंग है तो इसका लेंस उल्टा होगा, इसका लेंस क्या होगा? डाइवर्जिंग। ठीक है, और अगर कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है तो उसका उल्टा क्या होगा? लेंस में कन्वर्जिंग। तो मिरर और लेंस में उल्टे करने हैं। ठीक है मेरे भाई, तरीका बता दिया याद करने का, बहुत जबरदस्त तरीका। ठीक है मेरे भाई, चलो भाई आगे देखते हैं। इसमें देखो भाई, अगर जैसे मैंने एक कन्वेक्स लेंस बनाया है तो कन्वेक्स लेंस में देखो ये तो वही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस वाले बीच वाले पॉइंट को यहां पे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है मेरे भाई, अब ये आपका फोकस 1, इसको आप 2f1 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? 2f1 बोलोगे। और इधर आपका f2 फोकस 2 और 2f2 बोलोगे। ऐसे ही आपका कनकेव लेंस है तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहाँ पे f1 2f1, यहाँ पे f2 2f2। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। देखो भाई अब रूल्स देखना, आपको इमेज फॉर्म करनी है किस में? देखो भाई अब रूल्स देखना रे डायग्राम के लेंस के लिए। ठीक है भाई, 3 रूल्स है इसमें भी। सबसे पहला है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस passes through principal focus on the other side of lens। देखो एक सिंपल सी बात करिए, अगर मैंने कन्वेक्स लेंस बनाया और उस कन्वेक्स लेंस में अगर मेरी रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस पे से जाएगी आगे दूसरी साइड में। ठीक है मेरे भाई, और वहीं अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ कनकेव लेंस रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। तो भाई अगर उसके केस में बात करता हूं आपके कनकेव के केस में, तो कनकेव के केस में अगर वो पैरेलल आ रही है तो वो अपीयर टू डाइवर्ज होगी, अपीयर टू डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होगी कहां से? प्रिंसिपल फोकस से। और प्रिंसिपल फोकस कौन सा? जो सेम साइड है उसी तरफ वाला लेंस के। देखो अब ये चीज आपको कैसे याद होगी, एक चीज समझना। देखो सबसे पहले तो देखो मैंने कन्वेक्स कनकेव का याद करवा दिया था, कैसे कौन सा कन्वर्जिंग हो कौन सा डाइवर्जिंग, बट आपको उससे नहीं हुआ तो एक और तरीका देखो आप तरीका याद करो कि भाई मैं कन्वेक्स लेंस में याद कर रहा हूं, किस में याद कर रहा हूं? लेंस में। अब लेंस में याद कर रहा हूं तो लेंस में किसकी साउंड दे रहा है? कन्वर्जिंग। पर याद रखना लेंस में, मैं याद किस में कर रहा हूं? लेंस में याद कर रहा हूं। ठीक है, लेंस में याद कर रहा हूं तो कन्वर् से कन्वर्जिंग की साउंड आती है, तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठा करता है, तो कन्वेक्स लेंस इकट्ठा कर रहा है, तो दूसरा क्या करेगा? डाइवर्ज फैलाएगा। दूसरा क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, फैलाएगा। तो एक चीज याद होगी। अब देखना दूसरे केस में दूसरा इसका वाइस वर्सा है, दूसरा इसका वाइस वर्सा है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फोकस पे से पास हुई है तो इसके बाद क्या करेगी? पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और देखो ये जो आपको जो रिफ्रैक्शन दिखानी होती है, जो बेंडिंग दिखानी होती है, वो कहां से दिखानी होती है? इसके बीचों बीच से। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां से यहां तक तो गए, फिर यहां पर ये लाइन लगी हुई है, फिर यहां से आपको बेंडिंग दिखानी है। अब क्या हुआ? तो आप यहां से बेंड कर दिया। ऐसे यहां से यहां तक गए, ये लाइन लगी हुई है, फिर यहां से आपने दिखा दिया कि ये पैरेलल गई। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है मेरे भाई, अब दूसरे केस में देखते हैं, कनकेव के केस में। A ray of light appearing to meet at principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to principal axis। देखो इसका काम क्या था? इसका काम था कन्वर्ज करने का। ठीक है, अब दूसरी चीज देखना, इसमें फोकस पे से आ रही थी तो पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस पे। इसमें देखना, इसमें जो लग रहा है कि फोकस पे से जा रही है, अपीयर टू लग रहा है फोकस पे से जा रही है, वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है मेरे भाई, तीसरा देखो, तीसरा बहुत इजी है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। भाई जो भी ऑप्टिकल सेंटर पे गिरी है, चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, वो यू की यू चली जाएगी आगे विदाउट एनी डेविएशन, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा।
आगे चलते हैं। तो भाई देखते हैं अब कन्वेक्स लेंस के कितने केसेस बनेंगे। भाई एक चीज देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कनकेव मिरर की। तो देखो कनकेव मिरर में हमने पढ़ा था, कनकेव मिरर ने भाई 6 केसेस थे और कन्वेक्स मिरर को मिले थे सिर्फ 2 ही केस। याद होगा भाई आपको, कन्वेक्स मिरर को मिले थे सिर्फ 2 ही केस। तो भाई अब होगा बदला, अब बदला लिया जाएगा। तो भाई अब बदला लिया जाएगा तो अब कनकेव मिरर के 6 केसेस थे, तो अब कनकेव लेंस को तो मिलेंगे सिर्फ 2 और वहीं कन्वेक्स लेंस लेगा बदला। पिछली बार मिले थे इसको सिर्फ 2, कन्वेक्स लेंस को मिले थे सिर्फ 2, तो इस बार ये लेगा 6, बदला करेगा, उल्टा होगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि कन्वेक्स लेंस के पॉसिबल 6 केसेस कैसे बन सकते हैं। तो मेरी एक बात ध्यान से देखना, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस 1, ये 2f1, ये f2 और ये 2f2। देखो आप कहां कहां रख सकते हो पहले ऑब्जेक्ट को। सबसे पहली बात मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट से आएगा तो वो बनेगा पहला केस। फिर इनफाइनाइट के बाद हो सकता है आप यहां पर रख लो बियॉन्ड 2f1, तीसरा केस आप 2f1 पे रख लो, चौथा केस 2f1 और f1 के बीच में कहीं पे रख लो, पांचवा केस f1 पे कहीं रख लो और छठा केस f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रख लो। तो ये आपके 6 केस बनेंगे। तो 6 को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले देखिएगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2। सबसे पहले हमने बोला कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट से है, तो हमने बात करी थी इनफाइनाइट से जो आती है वो पैरेलल आती है। अब वो पैरेलल आती है तो वो फोकस पे से कन्वर्ज हो जाती है, फोकस पे कन्वर्ज होगी। एक और मान लेते हैं पैरेलल आई, वो फोकस पे कन्वर्ज हो गया, वो फोकस पे कन्वर्ज हो गई तो आपकी इमेज बनी f2 पे। ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पे, इमेज बनी फोकस 2 पे। और कैसी इमेज है? बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज है, जिसको हाईली डिमिनिश्ड इमेज बोलेंगे। और नेचर कैसा है? रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। देखो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, मैंने सारी सब के लिए आपकी माइंड मैपिंग कर रखी है। देखो आप कैसे याद रखोगे, मिरर के केस में, मिरर के केस में आपकी इमेज या तो यहां बनेगी या यहां बनेगी, और लेंस में लिया जाएगा बदला। लेंस में इमेज या तो आपकी यहां बनेगी या यहां बनेगी, बस यही चीज ध्यान रखना। अच्छा मिरर में ये यहां पर कहां बनी थी आपको ध्यान हो, कनकेव मिरर में 5 केसेस जो थे वो यहां पे बने थे, जो छठा केस था 6th केस वो यहां पे बने थे। और कन्वेक्स मिरर की बात करूं तो दोनों केस यहां पे बने थे। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर कन्वेक्स लेंस के 5 केस तो यहां बनेंगे, छठा केस यहां बनेगा कन्वेक्स लेंस का, और जो बचे कनकेव के, कनकेव लेंस के, वो दोनों केस यहां बनेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या है? वर्चुअल इनडायरेक्ट, ये क्या है? रियल इन्वर्टेड। ये क्या है? वर्चुअल इनडायरेक्ट, ये क्या है? रियल इन्वर्टेड। जो उल्टी इमेज है वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड के साथ में आपको फ्री में रियल मिलेगा। ठीक है। और इरेक्ट मतलब सीधी, सीधी के साथ में आपको वर्चुअल मिलेगा फ्री में। दूसरा केस देखते हैं मेरे भाई। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस 1 2f1, फोकस 2 2f2। ध्यान देना अब की बार है बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड 2f1 मतलब यहां पर है। अब देखो यहां पर है तो सबसे पहली तो जो पैरेलल है वो आपको पता है वो कहां से निकालनी है, वो फोकस 2 पे से निकालनी है, निकाल दी। ठीक है मेरे भाई। दूसरी चीज आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर पे जो आएगी वो UQ जाएगी, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर वाली अनडेविएटेड UQ निकलेगी। तो अब ये दोनों कहां पर मिले? यहां पर मिले। ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका AB था, ये आपका A' B' हुआ। अगर आप देखोगे इमेज बनी है f2 और 2f2 के बीच में, कैसी है? देखो बड़ा साइज था, थोड़ा सा साइज छोटा हो गया तो डिमिनिश्ड इमेज बनी है। कैसी बनी है? उल्टी बनी है, रियल इन्वर्टेड बनी है। तीसरा केस देखिए भाई, ऑप्टिकल सेंटर 2f1 f2 और 2f2। ठीक है मेरे भाई। देखो अब की बार तीसरे केस पे अब आ गए हैं 2f1 पे यहां पर। तो पैरेलल आई, फिर आपको पता है कहां से निकालनी है, ये आपकी निकालनी है f2 से, निकाल दी मेरे भाई। और जो आपकी आई है ऑप्टिकल सेंटर पे से, वो UQ जाएगी ऑप्टिकल सेंटर पे। तो ये आपकी मिली है यहां पर। तो ये आपका अगर AB है तो ये आपका होगा A' B'। कहां पर है? फोकस 2f1 पे बनाई थी तो 2f2 पे बनी है।
कैसी है, इक्वल साइज की बनी है, कैसा नेचर है, रियल इन्वर्टेड है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिए चौथे केस पे आ गए हम भाई। ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1 F2 टू F2। भाई अब आप पहुंच गए हो 2F1 और F1 के बीच में। अब देखना अगर पैरेलल आई है तो वो कहां से जाएगी, फोकस पे से भेज दी मेरे भाई, और जो इसके ऑप्टिकल सेंटर पे से आई है वो आप यहां पे ऐसे भेजोगे, तो ये आपकी मिली यहां पर, ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश। ये देखो ये आपकी एनलार्ज्ड इमेज होगी बियॉन्ड 2F2 और एनलार्ज्ड इमेज। कैसा नेचर है, रियल इन्वर्टेड नेचर है। तो देखो आप एक चीज नोट कर पा रहे होगे यहां पर। देखो एक चीज हमने क्या नोट करी कि आप इनफाइनाइट पे थे तो फोकस टू पे। देखो इसके पहले अगला केस देखते हैं फिर बताता हूं इसे। ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। अब पहुंच गए हम F1 पे। पैरेलल आई तो कहां से निकालनी है, फोकस पे से निकाल दी मेरे भाई, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाली वो यहां से निकाल दी। अब देखो ये कहां मिल रही हैं, ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी। कैसी होंगी, मान लेते हैं बहुत वाली, इन्फिनिटली हाईली एनलार्ज्ड होगी, या फिर आप हाईली एनलार्ज बोल सकते हो, मतलब यहां पर कहीं पे बनेगी ना तो बहुत हाईली एनलार्ज मान रखी है हमने। कैसी है, रियल इन्वर्टेड है। अब एक चीज देखना हमने क्या ऑब्जर्व करी। देखो मेरे भाई आप इनफाइनाइट पे थे तो आप F2 पे थे, आप एक कदम इधर बढ़े तो आप इधर सरक गए, फिर आप F1 पे आए तो आप 2F2 पे पहुंच गए, अब आप इधर गए तो आप बियॉन्ड 2F2 गए, और अब इस केस में F1 पे गए तो यहां तो सब खत्म हो गया, तो अब आप पैरेलल चले गए। अब आप यहां से इधर जाओगे तो इधर की साइड तो सब खत्म हो जाएगा, तब इधर की साइड बन जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो लेंस के केस में, कन्वेक्स लेंस के केस में अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर सरकाते हुए जा रहे हो तो इमेज भी आपकी इससे नेक्स्ट वाले पे सरकती जा रही है इसी डायरेक्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं लास्ट केस। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। ध्यान देना अब आप पहुंच गए F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये आपका AB है, यहां से आपने इस पे डाल ली तो ये आपकी जाएगी फोकस 2 पे से। यहां तक क्लियर है, ये आपका AB है। ठीक है मेरे भाई, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर पे, अब देखो ऑप्टिकल सेंटर पे से डाल ली। अब एक चीज देखना, ये और ये इतना तो पक्का हो गया कि भाई यहां पर तो जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि अलग होगी, पैरेलल नहीं है। पैरेलल होती तो मान लेते भाई इनफाइनाइट पे, बट ये बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में चल दी तो ये तो कभी नहीं मिलेंगे। तो उधर तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे दूसरी तरफ, इस तरफ, तो ये बन गई यहां पर A डैश B डैश। तो आपके लास्ट वाले केस में F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट था तो ऑन सेम साइड ऑफ लेंस बनी है जहां पर ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट आपका इधर था, इसी तरफ आपकी इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है, एनलार्ज बनी है। कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि इस बार उल्टी इमेज नहीं है, सीधी इमेज है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये थे आपके केस कन्वेक्स के। अब आ जाते हैं भाई कनकेव लेंस के दो केसेस पे। आते हैं भाई कनकेव लेंस के दो केसेस पे, ध्यान देना मेरे भाई। देखो मेरे भाई, ये है कनकेव लेंस। अब इसमें एक केस तो बनेगा मेरे भाई इनफाइनाइट का, और दूसरा केस बनेगा कि इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे रखा हो। तो सबसे पहले वाला केस देख लेते हैं मेरे भाई। देखो सबसे पहले वाला केस है, मैं मान लेता हूं कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो पैरेलल आ रही है तो आपको पता है वो क्या जाएगी, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। तो यहां से अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ठीक है मेरे भाई, एक और मान लेता हूं पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो भी क्या होगा, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। अब एक चीज देखो, ये चीज यहां तो कभी भी नहीं मिलेंगी, बट ये यहां तो मिल गई ना। तो ये कहां बन रही है, इमेज F1 पे बन रही है। कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज की इमेज है, और नेचर क्या है, वर्चुअल इनडायरेक्ट है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि लेंस के केस में आपकी इमेज या तो यहां बनेगी या यहां बनेगी। यहां है तो रियल इन्वर्टेड और यहां है तो वर्चुअल इनडायरेक्ट।
यहां पर कब बनेगी, जब आपने कन्वेक्स लेंस पढ़े थे उसके 5 केसेस पढ़े थे इसके, और छठा केस उसका यहां था, और कनकेव के दोनों केस ये हैं वर्चुअली डायरेक्ट वाली। ठीक है, तो मैं साथ के साथ याद भी करा रहा हूं, आगे देखना मेरे भाई। दूसरा केस, दूसरा केस देखना, आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी है, इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी आपने रख दिया। ठीक है मेरे भाई, रख दिया। अब देखो आपकी ये गई पैरेलल, अब पैरेलल गई तो मैंने बताया पैरेलल वाली प्रिंसिपल एक्सिस के अपीयर टू डाइवर्ज होती है, इसमें अपीयर टू डाइवर्ज में तो आपका ये लग गया और ये ऐसे चला गया। ठीक है मेरे भाई। दूसरा देखो, दूसरा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो अनडेविएटेड यू की यू चली जाती है। अब ये मिली कहां पर, तो ये मिले यहां पर। तो अगर ये आपका ए बी है तो ये आपका ए डैश बी डैश है। कहां मिली है, इमेज कहां बनी है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कैसी है, डिमिनिश, छोटे साइज की है। नेचर क्या है, वर्चुअल डायरेक्ट। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं, देखते हैं भाई हमारे लास्ट टॉपिक को, जो पावर ऑफ लेंस है। इसके बाद हमारे सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे। ठीक है, लेंस के, मिरर के हम कर चुके हैं। देखो पावर ऑफ लेंस की बात करूं कि पावर ऑफ लेंस है क्या, तो ये डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है लाइट रेज की। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, डाइवर्ज मतलब या फिर फैला रहा है। मतलब एक लेंस आप लगा रहे हो तो करेक्टिव लेंस में वो क्या कर रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, या वो फैला रहा है। ठीक है, तो इस चीज पे पावर ऑफ लेंस डिपेंड करता है। पावर ऑफ लेंस कैसे निकलता है, 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो आप उसको चेंज करोगे मीटर में। अब अगर आप फोकल लेंथ मीटर में लोगे तो पावर ऑफ लेंस की जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, वो आती है डायोप्टर में। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिफाइन 1 डायोप्टर, तो देखो पावर होता है 1 डायोप्टर, तो पावर 1 डायोप्टर है तो पावर आप बोलोगे 1 डायोप्टर इज है क्या, पावर। 1 डायोप्टर इज पावर ऑफ लेंस किसके लिए, जिसमें फोकल लेंथ जिसकी क्या रही होगी, 1 मीटर रही होगी। अगर आप यहां पे 1 डायोप्टर ले लो तो इसमें भी स्टैंडर्ड ही चलेगी। इसकी स्टैंडर्ड किस में ले रहे हो आप, मीटर में। तो पावर 1 डायोप्टर इज पावर ऑफ लेंस उस फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अब देखना मेरे भाई, पावर ऑफ कनकेव लेंस नेगेटिव होती है, कन्वेक्स पॉजिटिव होती है। देखो ये याद नहीं करनी, मैंने इतने जबरदस्त ट्रिक बता रखे। देखो ध्यान से समझना, मैंने इसको रिलेट कराया था आपके कनकेव मिरर से। देखो ये हमारा कनकेव मिरर था, इसमें आपका ये पोल था, ये फोकस था, ये सेंटर था। अब जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो प्रिंसिपल से फोकस की दूरी थी। अब ये लेफ्ट साइड में थी या राइट में, तो लेफ्ट में थी। तो कनकेव के केस में लेफ्ट में मतलब नेगेटिव। ठीक है, अब वही मैंने कन्वेक्स मिरर में ऐसे बनवाया था, तो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर, तो ये राइट की तरफ हुई ना पोल से, तो कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव। अब मैंने बोला था फोकल लेंथ आपकी मिरर हो या लेंस हो उस पर फर्क नहीं पड़ता, उसका साइन सेम ही रहता है फोकल लेंथ का। तो कनकेव के में फोकल लेंथ याद करवा रखिए, नेगेटिव चाहे मिरर हो चाहे लेंस। कन्वेक्स में पॉजिटिव, मिरर हो चाहे लेंस। अब एक मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने बोला कनकेव आया तो कनकेव आपके दिमाग में आ जाएगा वो, मतलब लेफ्ट साइड में, तो आपकी होगी नेगेटिव। कन्वेक्स आपके दिमाग में आ जाएगा राइट में, तो मतलब पॉजिटिव। अब देखो इसका यूज आप डेली लाइफ से कैसे समझोगे। देखो जनरली क्या होता है, आपके जो सारे आपके उम्र के जो सारे दोस्त हैं उन सबको ना पास का तो दिखता होगा, दूर का बोर्ड का नहीं दिखता होगा। तो उन सबकी एक जर्नल प्रॉब्लम है मायोपिया। उन सबकी क्या है, मायोपिया। मायोपिया ठीक होती है कनकेव लेंस से। किससे ठीक होती है मेरे भाई, कनकेव लेंस से। और कनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। कनकेव लेंस की जो पावर की वो होती है वो क्या है, नेगेटिव। आपको पता है कनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, अगर यहां नेगेटिव होगी तो पावर भी नेगेटिव में आएगी। इसलिए आपके सारे दोस्तों के लगभग जो चश्मा होगा वो नेगेटिव में होगा, मतलब जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव में होगा। नेगेटिव समवट डायोप्टर, किसी का नेगेटिव -0.5 डायोप्टर, किसी का -1 डायोप्टर, मतलब माइनस लगा होगा। ठीक है मेरे भाई। और अगर मैं बात करूं जो दूसरी होती है वो हाइपरमेट्रोपिया, उसमें पॉजिटिव, उसमें कन्वेक्स लेंस लगता है, तो उनका सबका पॉजिटिव वाला चश्मा होगा। मतलब कहने का मतलब है जिसको पास का नहीं दिखता, उनके आप जनरली नंबर पूछोगे तो उनके पॉजिटिव में नंबर पाते हैं, +1 डायोप्टर +0.5 डायोप्टर। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर हो गया। अब लास्ट में आता है पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। भाई आप गए अपने आंख दिखाने, तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले आपके यहाँ पे ऐसे लगा दिया चश्मा और उसके अंदर एक डाला 0.5 डायोप्टर का लेंस, लेट अस सपोज 0.5 डायोप्टर का लेंस डाला।
अब डाला, उसके बाद अगर मान लो उसको अभी भी नहीं दिखा आपको, फिर उसने 1 और 0.5 का डाल लिया, तो इससे क्या होगा, वो 0.05 एक डायोप्टर बन जाता है। मतलब पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, लेंस की पावर कंबाइन हो सकती है। तो जैसे मान लो ये P1 थी और ये P2 थी और ये P3 थी, तो उन सबको ऐड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक 0.5 डायोप्टर और एक 0.5 डायोप्टर मिलके क्या बना लेंगे, एक डायोप्टर। तो ये पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसे, मतलब उसकी जो लेंस की पावर है वो ऐड हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। अब देखते हैं भाई लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे, मैंने बोला था मिरर फॉर्मूले में मिरर हमें क्या दिखाता है, सच्चाई दिखाता है। जैसे हम होते हैं तो जैसे होते हैं वैसे की वैसा दिखाता है, झूठा नहीं दिखाता, नेगेटिव नहीं दिखाता। तो मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे पॉजिटिव आया था, तो यहां पर लेंस फॉर्मूले में नेगेटिव आएगा। 1/f = 1/v - 1/u। f क्या होता है, फोकल लेंथ। v क्या होता है, आपकी इमेज की दूरी मिरर या लेंस से। u क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर या लेंस से। अच्छा, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। अच्छा, वहां पर आपने पढ़ा था, देखो अगर मैं बात करूं मिरर फॉर्मूले की, तो मिरर फॉर्मूले में आपने क्या पढ़ा था मेरे भाई, मिरर फॉर्मूले में आपने पढ़ा था 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, मैंने ये रिलेट कराया था, मिरर पॉजिटिव दिखाता, झूठी नहीं दिखाता, नेगेटिव नहीं दिखाता। फिर आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, मैग्निफिकेशन में hi/ho तो था ही, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो था ही। साथ में देखो अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरे वाला क्या था, नेगेटिव था। तो अब यहां पर अगर ये नेगेटिव है तो दूसरे वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है मेरे भाई, अब एक न्यूमेरिकल आ जाता है भाई जबरदस्त। कनकेव लेंस, देखो यहां पर ना कनकेव लेंस लिखा है। अब यहां पर ना इनके नाम भी बदल सकता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि कन्वेक्स लेंस, अगर लेंस के केस में याद रखो तो कन्वेक्स से याद रखना डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे ही कनकेव लेंस की बात करूं तो कनकेव लेंस किस में चला जाएगा, डाइवर्जिंग में। ठीक है, तो मैंने ये तरीका भी बताया था, लेंस के केस में कन्वर्जिंग, तो कनकेव लेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक डाइवर्जिंग लेंस, आपको ना यू नहीं बताएगा कनकेव लेंस, आपको यू बोल देगा खाली डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस से आपको अपने आप आइडिया लगाना है कनकेव लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी फोकल लेंथ दे दी 15 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, अब याद करो कनकेव मिरर से रिलेट कराया था, इधर होता है तो नेगेटिव, मतलब कनकेव मिरर हो या लेंस हो नेगेटिव में होती है फोकल लेंथ। तो कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव। अब ये किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है कनकेव लेंस। कनकेव मिरर हो या लेंस, देखो ऐसे रिलेट कर रहा था ना, ये आपके पोल, ये फोकस, ये सेंटर, तो यहां से ये होती है फोकल लेंथ, ये लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे लेंस, लेफ्ट साइड में तो आपकी नेगेटिव, तो नेगेटिव कनकेव लेंस में नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव लगी। ठीक है मेरे भाई, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स, मतलब कितनी दूर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं, तो यू तो निकालना है ताकि इमेज बने 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो वी बोला है 10, वी बोला है आपको 10 बोला है। ठीक है, अब एक चीज देखना, देखो आपको ना कुछ चीजें अपने आप से ही हो जानी चाहिए कि ये आपका कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस के कितने केस थे, कनकेव लेंस में आपके सिर्फ 2 ही केस थे, और दोनों में आपकी इमेज कहां पे बन रही थी, यहां पर बन रही थी। दोनों में आपकी इमेज कहां पे बन रही है, इधर बन रही है। अब इधर बन रही है तो ये लेफ्ट में है, राइट में है, तो लेफ्ट में है तो वी भी आपका इमेज कैसी बनी थी, नेगेटिव की, लेफ्ट साइड में बनी थी। ठीक है मेरे भाई, यहां तक हो गया। अब आप यूज करोगे आपका लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपने लगाया 1/f = 1/v - 1/u। f क्या है, -15, v क्या है, -10, और u आपको पता नहीं। ठीक है मेरे भाई, अब ये u इधर आ गया 1/u, इसका ये माइनस ऊपर आ गया -1/10, ये इधर माइनस आया, इधर गया तो पॉजिटिव में 1/15। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये 1/u आया आपका, एलसीएम 10 और 15 का 30, 10 3 पे गया तो ये -3, और वो किस पे गया, 2 पे गया। तो यहां से आपका 1/u आया -1/30, और अगर आपने इसको उल्टा करा तो u आया -30। देखो u -30 आया तो इसका मतलब इसने ये दिखाया कि हमारा आंसर सही आया, नेगेटिव में आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम जनरली मिरर हो या लेंस हमेशा लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका, नेगेटिव। ठीक है मेरे भाई, अब बात कर लेते हैं, पहला आंसर हो गया। मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन होती है hi/ho या फिर v/u, किसके केस में, लेंस के केस में।
तो आपकी v क्या है मेरे भाई, v है आपकी -10, u क्या है आपकी -30, तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये आपका 1/3 आया, मतलब 0.33 समथिंग। तो देखो मैं बोला था मैग्निफिकेशन, देखो HIHO से कट गई तो मतलब 1 आएगा, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर है तो 1 है। अगर 1 से कम है तो इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो छोटी है, अगर 1 से ज्यादा है तो आपकी इमेज बड़ी है। तो अब ये 1 से छोटी है 0.33, तो आपकी इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश बनी है, छोटे साइज की बनी है। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाते हैं दूसरे न्यूमेरिकल। भाई लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लाइट पूरे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे हमारे। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of object from the lens is 15 centimeter. Find nature, position, size of image, find magnification. देखो एक चीज मैं बार बार बोल चुका हूं कि एक कन्वेक्स लेंस है जैसे, तो यहाँ पे कन्वर्क्स कन्वर्जिंग, तो आपको क्वेश्चन में हो सकता है चेंज कर दे, कन्वर्जिंग बोल दे खाली, कन्वर्जिंग लेंस, तो आपको अपने आप से समझना है कन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो कन्वेक्स लेंस मैंने बोल दिया, तो कन्वेक्स लेंस मतलब आपको समझ में आ गई, फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेनी है, तो फोकल लेंथ में आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव 10। ठीक है मेरे भाई, इसमें आगे बोला है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, मतलब आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो है सीधा रखा हुआ है ऊपर, तो वो कितना है 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने सीधा लिखा है तो 2 सेंटीमीटर हो गया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंसेज, तो u आपका बोला है, u हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने आपको ये साइन कन्वेंशन बता रखे हैं किसमें, रिफ्लेक्शन में। तो आपको बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा ऐसे रखोगे और u हमेशा आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखोगे जनरली, तो u आपका हमेशा इधर होगा तो नेगेटिव। ठीक है मेरे भाई, अब आपके बारे में बात हो रही है, लेंस के बारे में बात हो रही है, तो लेंस में आप लेंस फॉर्मूला लगाओगे, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ आपका क्या है 10, v आपको निकालनी है, u है आपका -15। अब ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, ठीक है मेरे भाई, ये माइनस माइनस कट गया पॉजिटिव हो गया। अब ये इधर आ गया तो 1/10 माइनस, यहां पे आपने एलसीएम लिया 30, ये आया 3, यहाँ पे लिया 2, तो ये आया 1/v। तो आपकी यहाँ से वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई 1/v आ गया आपका, 1/v आ गया 1/30, तो v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखो, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस आपको याद है, कन्वेक्स लेंस में 5 केस यहाँ बन रहे थे, 1 केस यहाँ बन रहा था। ठीक है मेरे भाई, अब इसने बोला है v आया 30, पॉजिटिव में आंसर आया, तो मतलब आपका किधर वाला, इधर वाला केस है, राइट में तो इधर हो गया ना, तो इधर वाला केस है। अब देखो मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, और इसके केस में, लेंस के केस में आपका V/U। तो HI आपको हाइट ऑफ इमेज आपको पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है, V कितना है 30 आया है, U कितना था आपका -15 था, तो मेरे भाई ये इससे कट गया 2 पे, और HI आया यहां पर आपका ये कितना है, ये 2 पे कट है ना आपका, v की वैल्यू क्या थी 30, और HI इधर गया है माइनस, ये माइनस था ना, -4, तो हाइट ऑफ इमेज आई है आपकी -4 सेंटीमीटर। तो एक चीज समझना मेरे भाई, देखो आपका ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर का, आपकी इमेज है 4 सेंटीमीटर की। देखो ये माइनस नहीं देखना है, माइनस क्या दिखाता है मैं बताऊंगा पहले, ये सिर्फ आपको यू देखना है, ये नंबर 2 सेंटीमीटर था, ये नंबर 4 सेंटीमीटर है, तो आपकी इमेज एक नॉर्मल सी बात है, बड़ी है एनलार्ज हुई है, आपकी इमेज कैसी हुई है, एनलार्ज हुई है। यहां तक समझ में आया। अब ये माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, माइनस सिग्निफाई कर रहा है कि आपकी इमेज उल्टी बनी हुई है, इन्वर्टेड बनी हुई है, क्योंकि हाइट के केस में, हाइट ऑफ इमेज मैंने बोला हाइट ऊपर या नीचे होती है, तो ऊपर होगी तो वो कैसी होगी, वर्चुअल इनडायरेक्ट, और अगर नीचे होगी तो उसका मतलब रियल इन्वर्टेड उल्टी होगी। तो ये आपको ये सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है भाई, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल @मधुर सर बाय मधुर ढाका। थैंक यू।